जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज साइंस के साउंड से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड लगभग 200 MCQ बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। क्या कहता है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अपगामी होती है, विद्युत चुंबकीय होती है। आंसर अनुदैर्घ्य होती है। किसकी? ध्वनि तरंगों की प्रकृति। ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार इसे जरूर ध्यान रखेंगे। सेकंड है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्यात में चल सकती है। सी है 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? सत्य के लिए यहाँ पे माना जाता है प्यारे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सी, ठीक है। ये 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। थर्ड है, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। बी है 20 हर्ट्ज से अधिक। सी है 20 हर्ट्ज अर्थात से अधिक। और डी है 20 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से तक। तो यहाँ पे अश्रव्य तरंगों की ध्वनि कितनी मानी जाती है? कितना से कितना बीच में माना जाता है? तो 20 हर्ट्ज से कम माना जाता है अश्रव्य तरंग, ठीक है। 4 है, प्रसर्व तरंगों की ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, ध्यान रखेंगे, प्रसर्व तरंगों की ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच होता है। बी है 1000 हर्ट्ज से 2000 अर्थात 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। सी है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। और डी है 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो यहाँ पे हर्ट्ज दिया हुआ है प्रामाश, ठीक है। प्रसर्व तरंगों की ध्वनि किनकी आवृत्ति के बीच में होती है? आंसर सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। 5 है, प्रसर्व तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती है या कभी कभी सुनी जा सकती है? इनमें से कोई नहीं। प्रसर्व तरंगे किस रूप में सुनी जा सकती है? आंसर बी, नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है। 6 है, प्रसर्व तरंगों की सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने, फ्राइडे ने। तो प्रसर्व तरंगों की सबसे पहले सीटी बजाकर किसने उत्पन्न किया था? आंसर बी, ठीक है, गाल्टन ने किए थे। 7 है, शिकार परभक्षियों द्वारा, ठीक है, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए, ठीक है, चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ठीक है, शिकार करते समय जो पंछी रहते हैं परभक्षियों, ठीक है, वे किस घटना का या चमगादड़ किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो चमगादड़ जो होते हैं या परभक्षियों के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, अर्थात जो पंछियों वगैरह उड़ते हैं समय 7 बजे या रात में, तो वे दीवार से नहीं टकराते हैं। तो वह किस घटना के कारण, किस कारण वे नहीं टकराते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, प्रतिध्वनियों का निर्धारण। सी है ध्वनि का परिकर्णन। तो चमगादड़ जो हैं वह नहीं टकराते। इसका मूल कारण यह है कि ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण, अर्थात दीवार से पहले उनको अपने शरीर की गति, ठीक है, टकराकर उसे अपने शरीर तक पहुंच जाती है। अपने शरीर की गति फिर दीवार से टकराती है और पुनः फिर इनको पता चल जाता है कि आगे दीवार है या पेड़ है, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। 8 है, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को, ठीक है, घर में प्रयोग लाए जाने वाले क्या कहलाते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग या सर्वसैनिक तरंग, ठीक है। क्या कहते हैं? सर्वसैनिक तरंग। तो कीड़ों तथा हानि कुछ चीज़ें ऐसी जो है कि पहुंचाई जाती है, तो हम लोग उसको साउंड के माध्यम से क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड देते हैं और फिर वे क्या करते हैं? भाग जाते हैं डर से, ठीक है। 9 है, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तात्व, ठीक है, जिसको पिच कहते हैं, किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तात्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर,
तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो ध्वनि का, ठीक है, तत्व जो है वह किस पर निर्भर करता है? आंसर ए, आवृत्ति पर। 10 है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रस्रव्य तरंग का, ठीक है, ऑक्सजेलिक अंत का, अश्रव्य का, या डी है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो विमानों द्वारा आंतरिक में, ठीक है, वह किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो विमानों में जो होता है बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, तो प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है। 11 है, 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक, ध्यान रखेंगे, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बाबरता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या माना जाता है? क्या करा? 20,000 हर्ट्ज से, ठीक है, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक बाबरता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? अल्ट्रासाउंड है, इंफोसेनिक है, हाइपरसोनिक है, या श्रव्य या डिसिम्बल है। तो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को किस नाम से जाना जाता है? आंसर डी, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। 12, तरंग का वेग, ठीक है, भी बराबर आवृत्ति को एन से इंडिकेट करता है और तरंग को लैम्बडा से। तो ये संबंध दिया जाता है। तो 12 का आंसर यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। तो पाई बाय, फिर भी है, फिर भी बराबर एन है, फिर डी है, भी बराबर एन। मतलब ये जो मैंने पेन, ठीक है, पेन से लिखा हूँ, तो ये सभी के बारे में दिया हुआ है। आंसर ये पाई बाय लैम्बडा। 13 है, चंद्रमा का धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं सुनाई देता? वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। बी है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का कम होने के कारण। सी है, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर धरातल दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। इसका मूल कारण यह है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। 14 है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है। बी, उसकी आंख प्यूपित बहुत बड़ा होता है। सी, ठीक है, तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है, उसका नियंत्रण करती है। डी, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो देखिए 14 का आंसर जो है वह सी होगा। क्यों? ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकती है, लेकिन वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है। ठीक है, अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है, जिससे उनको पता चल जाता है, टकराने से बच जाते हैं। 15 कथन ये है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। कारण बी है कि चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। अब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी में ए एवं बी दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बी है ए और आर दोनों सही, परंतु क्या करा, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ये सही स्पष्टीकरण किसका करता है? आर का। सी है ये सही करता है परंतु आर गलत है। डी ये गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन कहता है 15 यहाँ पे कथन के रूप में दिया हुआ 15 का, ठीक है। आंसर सी, ये सही परंतु आर गलत है। ये सही परंतु आर गलत है ये, ठीक है। तो आपको इसी सेंटेंस में पढ़ना है, ये नहीं कि अपने इन्वायरमेंट में या वातावरण में चमगादड़ उड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं। 16 वायुमंडल में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि चाल में होगा, ठीक है। क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, परंतु यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ठीक है, आंसर बी 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 70 निम्न द्रव्यों में, ठीक है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किस में? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि जो है सबसे तेज किस में दौड़ती है? आंसर स्टील में। 18 बादलों की बिजली की चमक में काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? 18 कहता है बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देता है, इसका मूल कारण क्या है? जैसे बरसात के दिनों में देखते होंगे बिजली, ठीक है, लेट से गिरती लेकिन उसकी चमक जो पहले हमें दिखाई देता है। बादल ध्वनि तरंगों को रोक देता है। बी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। सी प्रकाश निर्वात में
चाल चल सकता परंतु ध्वनि नहीं चल सकता। डी है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। तो इसका मूल आंसर जो है वह डी होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि से क्या होती है, कई गुना अधिक होती है। 19 वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। बी है 220 मीटर प्रति सेकेंड। सी है 110 मीटर प्रति सेकेंड। डी है 232 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि का वेग, ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, यदि दे लेते तो भी अच्छी बात है। आंसर ये 330 मीटर प्रति सेकेंड है। 20 किस माध्यम से ध्वनि सबसे तेज चलती, ठोस। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती, ठोस में, द्रव्य में, गैस में, वायु में। ठीक है, माध्यम मतलब होता है ठोस, वायु, द्रव्य, गैस, इसको इसी को माध्यम बनाया। तो किसमें सबसे तेज चलता है, वह ठोस में। जैसे किसका बात कर रहा है, तो ध्वनि का। ठीक है, 21 है ध्वनि का वेग विभिन्न माध्यमों में क्या होता है, समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, या ठोस में सबसे अधिक होता है। सी है भिन्न भिन्न होता है, द्रव्य में सबसे कम होता है। डी भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। 21 का आंसर जो है वह बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में अधिक होता है। 22 लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। किसमें अधिक होता है। 22 का आंसर डी, लोहा में। 23 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। बी है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। डी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु ध्वनि वेग होता है। तो 23 का आंसर सी होगा। ठीक है, क्या कहता है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं के बारे में कर रहा है। 24 है वायु में ध्वनि का वेग, ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तापमान बढ़ने पर घटता है, तापमान के घटने पर बढ़ता है, या तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, या तापमान के घटने पर घटता है। वायु में ध्वनि का वेग किस तरह से होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर डी, तापमान के घटने से घटता है। 25 है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ता है और सीटी बाद में सुनाई पड़ता है। कारण कहता है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होता है। तो इसी से रिलेटेड आपको आंसर देना है, अलग से नहीं देना। कथन क्या कहता है, ये तथा आर दोनों सही है, बल्कि आर जो है ये का सही व्याख्या करता है। बी है ये आर दोनों सही करता है, परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, और सी कहता है ये सही परंतु आर गलत है, और डी कहता है ये गलत है परंतु आर सही है। तो 25 का जो मेरा सटीक आंसर ये आर दोनों सही परंतु आर जो है ये का सही व्याख्या करता है। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन बता दिया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस क्लास में आज साइंस के 100 MCQ लेकर के आया हूं, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यह क्वेश्चन मैं सेट किया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है। चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाता है, भार बढ़ जाएगा, या भार क्या हो जाएगा, पट जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जैसे ये क्या है, मेरा एक छड़ है, ठीक है, लोहे का। अब इसमें इसको हम हीट करेंगे, एनर्जी देंगे, ठीक है, नीचे से एनर्जी देंगे तो इसमें इंक्रीज होगा अणुओं की संख्या, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आंसर जो है वह ये है, वह क्या होगा, चाल जो है, अणुओं की चाल जो है वह इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सेकेंड है, किसी वस्तु के ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी है उसके अणुओं के कुल वेग का, और डी है उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। तो किसी वस्तु का ताप किसकी सूचक होती है, ध्यान रखेंगे, आंसर जो है अणुओं की औसत गतिज का ऊर्जा का होता है। ठीक है। थर्ड है, वस्तु का ताप सूचित करता है, वस्तु का ताप
सूचित करता है, किस पर सूचित करता है? संपर्क करने पर ऊष्मा, ठीक है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी। बी है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। सी है उस वस्तु में पृथ्वी में प्रभावित होगी। डी है पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी। क्या वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर, ठीक है, संपर्क करने पर क्या होता है? तो अपेक्षाकृत, ठीक है, कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी। ए ध्यान रखेंगे। 4 है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है या आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? आंसर डी, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। 5 है जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की, ठीक है, क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, ऊर्जा बढ़ जाती है, या चाल घट जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, या भार बढ़ जाता है। तो द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वेट से कोई मतलब नहीं है, और चाल और ऊर्जा, इसी दो चीजों पर निगाह हमें जमाए रखना है। तो क्या हो जाएगा? चाल घट जाता है, ठीक है, गर्म करने पर चाल घट जाता है, क्योंकि देखिए मोलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, आयरन में वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बनाकर दूरी में रहते हैं, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो ये द्रव्य में चेंज हो जाएंगे, थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी जो है वह क्लोज हो जाएगी, ठीक है, अणुओं की। तो इसमें चाल जो है, ठीक है, गर्म करने पर बढ़ जाएगा और ठंडा करने पर घट जाएगी। 6 है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। किस प्रकार की ऊर्जा है? जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? कहने का अर्थ है हीट के बारे में कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? देवी ने, रमफोर्ड ने, सेल्सियस ने, फ़ारेनहाइट ने। तो इसके बारे में सबसे पहले, ठीक है, किसने दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊष्मा से रिलेटेड है प्यारे साथियों। यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे रमफोर्ड ने दिए थे, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्या कह रहा क्वेश्चन? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिए थे। 7 किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को वापस में घिसकर पिघला दिया था? 5 कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम, ठीक है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिए थे? रमफोर्ड ने, जूल ने, या हेवी ने, ठीक है, या सेल्सियस ने? किस भी ने दिया था दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग इसे ध्यान से जरूर आंसर देंगे। 8 कहता है जब कभी, ठीक है, कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा के कार्य में बदली जाती है, ठीक है, तो किए गए कार्य या उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, कितना होता है? 4186 जूल प्रति कैलोरी। बी है 4.186 जूल कैलोरी। सी है 4.186 इंटू 10 अर्ग कैलोरी। डी है उपयुक्त में सभी। तो क्वेश्चन मेरा कहने का अर्थ है कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक कहते हैं। आंसर जो है वह डी है, उपयुक्त में सभी। निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही? यहां पे W बाय, ठीक है, Q दिया हुआ है, फिर यहां पे उसी तरह है। तो यहां पे W को W मत समझिएगा, तो
ये प्रति का मतलब ये बाय का चिन्ह दिया हुआ, मैथ में जो होता है, साइंस में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है टाइपिंग करने में, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा। 10 है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में, ठीक है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है इस क्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। बी, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मा ऊर्जा में होता है। सी है, आंतरिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। और डी है, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतर आंतरिक ऊर्जा में होता है। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, आंसर सी, आंतरिक ऊर्जा का रूपांतर ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 11 है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पुनः सुन लीजिए, वाष्प इंजन में उबलते हुए पानी अर्थात जल तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? जल में उबलनीय पदार्थ के कारण, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, या बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, अग्नि अत्यधिक उच्च ताप पर होती है, ठीक है। आंसर जो है वह सी होगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 12 है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी है, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। और डी है, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में ऊष्मा का अवशेष निकलता है। अर्थात एनर्जी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप, ठीक है, वह देखे होंगे शीतकाल में हैंडपंप जब चलाते हैं कुआं वगैरह का पानी तो वह गर्म निकलता है। ऐसा हमें क्यों प्रतीत होता है? आंसर बी, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्नों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 13 है, एसआई सिस्टम में तापमान का इकाई क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एसआई सिस्टम में तापमान के इकाई क्या होता है? आंसर ये केल्विन होता है। 14 है, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ठीक है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो एसआई यूनिट जो होता है तापमान का वह केल्विन होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार टीजीटी पीजीटी में पूछता है। 14, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं? इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं के बारे में चर्चा कर रहा है? आंसर डी, डिग्री सेल्सियस। 15, ताप का एसआई मात्रक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। तो ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक जो है वह सेल्सियस, केल्विन अभी बताए थे, वह केल्विन ही होगा। ठीक है, ताप का सेम सिस्टम है, सेम क्वेश्चन आ गया। 16 है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना था? 4.2 जूल। बी है 4.2 इंटू 10 जूल। फिर सी है 4 इंटू 10 जूल। डी है 4 इंटू 10 का पावर यहाँ पे 10 जूल दिया हुआ, मतलब डिग्री में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 1 किलो कैलोरी का जो संख्या होती है, मान जो होता है, वह किसके बराबर होता है? आंसर सी, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल होता है। 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात 4.2, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 10, 1 कैलोरी जूल। 17 है, जलप्रपात में अंधस्थल पर जल का तापमान ऊपर अपेक्षा अधिक होने के कारण, ठीक है, क्या क्वेश्चन? जलप्रपात में अंधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण अंधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। बी, अंधतल का पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। सी है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। डी है, गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो जल प्रपात में अंधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने के कारण मुख्य कारण क्या है दोस्तों? आंसर सी,
गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। 18 है गर्मियों में ताप, ठीक है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। कैसे महसूस करता है? रेगिस्तान में पौधों की छाया में बैठकर बी अपने शरीर के तापमान को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। गर्मियों में ताप जो है 46 डिग्री हो जाने पर ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। आंसर बी, अपने शरीर में ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ठीक है। 19 है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक में क्या फर्क पड़ेगा प्यारे साथियों? ठीक है, क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है, क्योंकि यदि आप बताते हैं आंसर 90 का ए घट जाएगा। 20 गैस तापमापी बर्फ तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती हैं, क्योंकि गैस, ठीक है, यहां पे बर्फ होगा। गैस तापमापी बर्फ तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस क्या होते हैं? विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी एक प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होता है, और डी विशिष्ट ऊष्मा का कम होता है। तो गैस तापमापी बर्फ तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी किस रूप में माना जाता है? आंसर बी, प्रसार गुणांक अधिक होता है। 20 ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीवेक के प्रभाव पर, ठीक है, जूल के प्रभाव पर, यहां जूल दे दिया, यहां जूल होगा, जूल के प्रभाव पर, पेलेटियर के प्रभाव पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ताप युग्म तापमापी, ठीक है, किस पर निर्भर करता है? आंसर सीवेक के प्रभाव पर निर्भर करता है। सीवेक एक महान वैज्ञानिक थे साइंस के, ठीक है, तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया था और उनके द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ पे सीवेक का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, और सीवेक का प्रभाव जो ताप युग्म तापमापी, अच्छा मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऐसे चीजों का आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। यदि नहीं ध्यान रखते हैं तो फिर आपको जाकर के दिक्कत होगा। ठीक है, 22 का अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी है ताप युग्म तापमापी से, सी है पूर्ण विकिरण तापमापी से, डी है नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। क्या की जाती है? अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो 22 का आंसर सी, ठीक है, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी से। 23 पूर्ण विकिरण उत्तम मापी है, ठीक है, उत्तमा मापी है, अर्थात यहाँ पे रेडिशनल के बारे में बता रहा है, टोटल रेडिएशन। तो 23 का सीबेक के प्रभाव पर, पेलेटियर के प्रभाव पर, स्टीफन के नियम पर, जूल के प्रभाव पर, किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 22 का बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर के आया। यदि ऐसे प्रश्नों का यदि आप हल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आंसर जो है वह 23 का आप देने का प्रयास करें। यदि दे लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो देंगे। स्टीफन के नियम पर प्रभाव करता है। ठीक है, 24 दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? जैसे एक पिंड से, ठीक है, दूसरे पिंड, एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट तक नापने का जो टाइम टेबल है, किसके द्वारा? ताप युग्म तापमापी द्वारा। ठीक है, तापमापों के बारे में बता रहा है, टेम्परेचर। फेटनियस प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है प्यारे साथियों? ठीक है, 24 का आंसर सी, पूर्ण विकिरण उपमा द्वारा। 25 ठंडे देशों में पारक स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयत दी जाती है। ठंडे देशों में पारक स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव्य द्वारा
रूप में वरीयत दी जाती है। अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। बी अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालन होता है। सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। क्या होता है 25 का आंसर ए, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। 26 विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है। 100 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है से 250 डिग्री तक। बी है 100 डिग्री से कुछ, सी है 250 डिग्री से 500 डिग्री तक और डी है 800 डिग्री से ऊपर सेल्सियस में। तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम माप सकते हैं, ठीक, कितना तक इससे नापी जा सकती है। आंसर जो दिया हुआ है वह डी होगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नापी जाती है। 27 है थर्मोकप्ट ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है। दो धातुओं, बी है दो एक अदृश्य पातुओं को, सी है दो अदृश्य धातुओं को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोकपट ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है, तापोकपट द्वारा बनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन से ही, दो अदृश्य धातुओं द्वारा। 28 सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनियम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, हैरोमीटर तापमापी द्वारा, वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो सूर्य का टेम्परेचर किससे नापा जाता है। आंसर सी, पायरोमीटर तापमापी द्वारा। 28 9 निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव्य तापमापी। तो निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, किससे नापा जाता है। 29 का बी ऑप्शन, विकिरण तापमापी द्वारा। 30 निम्न में से कौन सही है। फ़ारेनहाइट प्लस 32 डिग्री, फिर बी है फ़ारेनहाइट प्लस 32, फिर यहाँ पर दिया हुआ उसी तरह सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का आंसर जो है वह बी ऑप्शन सही, फ़ारेनहाइट माइनस, ठीक है, 32/9, फिर माइनस सेल्सियस में दिया हुआ बाय 5। तो ये मेरा बिल्कुल सही है। 31 कहता है सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, तथा हिमांक फ़ारेन होते हैं क्रमशः। सेल्सियस माप क्रम में जल का क्वथनांक कितना पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, बी है 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, और सी है 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, डी है 32 डिग्री सेल्सियस से 212 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस माप क्रम पर जल का क्वथनांक कितना मापा जाता है। 31 का आंसर जो है वह बी होगा, ठीक है। 32 ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस। तो ताप के सेल्सियस पैमाने मापने का परम शून्य ताप होता है, क्या होता है, आंसर डी, ठीक है, डी जो बिल्कुल सही है, -273 डिग्री सेल्सियस पर। 33 केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है, 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री, 310 डिग्री। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो केल्विन मान में सामान्य मानव का ताप क्या होता है, आंसर डी, ठीक है, 310 डिग्री। 34 है कौन सा तापमान सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान मानी जाती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आंसर जो वह डिग्री, -100 डिग्री सेल्सियस जो है वह दोनों में, सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में सेम माना जाता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। 35 कहता है
न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी है -300 डिग्री सेल्सियस और डी है 1 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूनतम संभव ताप क्या मापा जाता है? आंसर 35 था ए, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा क्या होगा? ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा क्या होगा? -32 डिग्री सेल्सियस, बी है 40 डिग्री सेल्सियस, सी है 100 डिग्री सेल्सियस और डी है 112 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर, ठीक है, वस्तु का तापमान यदि 212 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का मान क्या हो जाएगा? इसके लिए निकालने के लिए भी हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, 36 होता है। 37 कहता है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगी? मतलब 37 कहता है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होगी? कितने डिग्री के बराबर होता है? हाफ डिग्री, ठीक है, 32 डिग्री, 64 डिग्री या 273 डिग्री। तो सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्रियां होती? 37 का बी, 32 डिग्री। 38 का मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर सेल्सियस का तापमान कितना होगा? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम, ठीक है, 98 पॉइंट अर्थात 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर, ठीक है, 0 डिग्री तापमान में क्या डिफरेंस होगा? तो 40.16, बी है 36.89, सी है 35.72 और डी है 32.36 डिग्री। तो 38 का आंसर है 38 का बी। ठीक है, 39 कहता है फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी का ताप माप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बी है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है, ठीक है, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए पानी का ताप क्या होता है? क्या होता है? आंसर डी, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली में जल का क्वथनांक यदि 100 डिग्री सेल्सियस है तो मैसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, सी है 100 डिग्री से अधिक या सभी असत्य है। तो देखिए दिल्ली में जल का क्वथनांक यदि 100 डिग्री है तो मंसूरी में जल का क्वथनांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? हो सकता है कि वहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर जो पहाड़ी इलाका है तो मैदानी इलाका दोनों में टेम्परेचर में अंतर हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में क्वथनांक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मंसूरी जो पहाड़ी इलाका है तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। 41 है एक मनुष्य का तापक्रम, ठीक है, एक मनुष्य का तापक्रम 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे सेल्सियस होगा, उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? एक मनुष्य का तापक्रम टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 140 फ़ारेनहाइट, 120 फ़ारेनहाइट, 130 90 फ़ारेनहाइट। एक मनुष्य का तापक्रम यदि 60 डिग्री है तो उसका तापमाप में क्या हो जाएगा? आंसर ए 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट। 42 किसी मनुष्य में शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, किसी मनुष्य में ये शरीर का सामान्य तापक्रम क्या था? 98.5 फ़ारेनहाइट, बी है 98.6, सी है 68 फ़ारेनहाइट, डी है 66 पॉइंट फ़ारेनहाइट, मतलब 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43
तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। सरलता से मिल जाता है, सस्ता से हानिकारक नहीं होता, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जल को गर्म करना आसान होता है। तो तप्त जल में थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर 43 का सी। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 44 धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? लकड़ी ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। डी इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है। सी इसमें पात्र सुंदर लगता है। डी इसमें स्वच्छता होती है। तो धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ये ध्यान रखेंगे 44 का ये। लकड़ी ऊष्मा के सुचालक होती है। 45 है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर जब गर्म पानी के मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? जैसे आपने देखा होगा होटल में कि गर्म चाय डालते ही वह गिलास जो है वह क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है। बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है। सी है जल वाष्पित हो जाता है। डी है गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिक्रिया कर लेती है। तो 45 का आंसर जो वह अचानक गिलास विस्तृत हो जाता है, वह क्या है, उसके कण जो होते हैं गर्म से क्या हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वह टूट जाती है। 46 है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री, 4 डिग्री, -4 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है? आंसर बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पानी का घनत्व जो होता है सबसे अधिक जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब माइनस होगा हाँ, तो ऐसे प्रश्न आपको हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है, इजी है, पर क्या है कि यहाँ पे दिक्कत क्या है कि घुमा दिया है। ठीक है, 47 जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, क्या करें, जब बर्फ को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन और उसके में क्या बढ़ोतरी एक सार रूप से बढ़ जाता है, एक सार रूप से कम हो जाता है, पहले बढ़ती है बाद में कम होती है, और डी है पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। तो जब बर्फ में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? तो जल का जो आयतन है प्यारे साथियों, आंसर डी, पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाती है। 48 यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए, क्या करें, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होता है, फिर बढ़ेगा। बी है जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा या 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा। सी है जल का आयतन लगातार घटेगा या 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम रहेगा। डी है जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो यदि जल को ठीक है 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होता है? आंसर 48 का ए। ठीक है, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा फिर बढ़ेगा। 49 साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? गर्मियों के कारण ठीक है, उसमें अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है? सुनिए क्वेश्चन का ठीक है, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। बी है गर्मी के कारण रबड़ बहुत कमजोर हो जाते हैं। सी है गर्मी के कारण रबड़ खड़ा हो जाता है या हवा की जगह देने लगते हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साइकिल में ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फटते हैं। ठीक है, उसमें अणुओं की गति जो होती है, मोलिकुल्स की संख्या ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अणुओं की रफ्तार ठीक है, घर्षण, उसमें एनर्जी आ जाता है जिसके कारण बढ़ जाती है। छोटी बात, शीशों की छड़ ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी चौड़ाई, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, अप्रभावित रहती है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित रहती है। तो शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसके कारण क्या होगा? ध्यान रखेंगे, आंसर डी, व्यवस्थित होती है।
आज क्वेश्चन है, यहाँ से झारखंड जेट, यूपी टेट और बहुत सारे परीक्षाओं में आने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कार्य का मात्रक है। मात्रक का मतलब होता है एसआई यूनिट की चर्चा कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन, ठीक है। तो कार्य का मात्रक जो है वह जूल होता है प्यारे साथियों। सेकंड है प्रकाश वर्ष। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है, अर्थात प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, ठीक है, ऐसा यूनिट है, किसकी मात्रक है, किसके बारे में? तो प्रकाश वर्ष के बारे में, दूरी की, समय की, प्रकाश की, धारा की। तो किसकी मात्रा है? प्रकाश वर्ष, ये डिस्टेंस की मात्रा है, ठीक है, डिस्टेंस, आप नाम सुने हो डिस्टेंस की। 4 है सूची को 1 से और सूची को 2 से मैच करना है। एक साइड 1 और दूसरा साइड इधर 2 दिया हुआ है, ठीक है। दिए गए विकल्प को यहाँ पे कूट में भी दिया हुआ है। तो इसी तरह बहुत सारे परीक्षाओं भी आते हैं। तो उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। तो तरंग दैर्ध्य को किससे नापते हैं? ये सभी लोग ऊर्जा को, दाब को और तरंग दैर्ध्य को। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ से आप सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। आंसर जो होगा वह सी होगा। मेरा सी ऑप्शन सही हो जाता है, अर्थात 1 को जो है से 1 से, तो 1 को 1 से मैच किया, ऐसे बी को 2 से, बी को 2 से, तरंग दैर्ध्य का, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल होता है। सेम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं हुआ है। 5 है 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दूरी, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा, ऊर्जा का, ठीक है, मोल, कूलाम, प्रकाश वर्ष, वाट। तो यहाँ पे 1, 2, 3 दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को आपको सम्मिलित करना है प्यारे साथियों। तो सेम क्वेश्चन है, आंसर जो मेरा है वह बिल्कुल ए सही है। 6 है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। क्या करना है? 1 को 2 से, त्वरण है, बल है, कृत कार्य, आवेग है। तो 6 का डी मेरा बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। 7 निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं, ये डिस्टेंस की मात्रक है, अर्थात दूरी की, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 8 है पारसेक, किसकी इकाई? दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय तरंग की, अर्थात चुंबकीय बल की। तो पारसेक किसकी एसआई यूनिट है? इकाई मतलब होता है एसआई यूनिट की चर्चा करा, यह दूरी की है, ठीक है, पारसेक। 9 है निम्नलिखित को कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे सम्मिलित नहीं के बारे में चर्चा किया है। डिसिम्बल, अश्वशक्ति, समुद्री मील, सेल्सियस। तो कौन सा सम्मिलित नहीं? डिसिम्बल का ध्वनि की प्रबलता, ये बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति से है, ये भी सही। समुद्री वेल, ठीक है, समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई। डी मेरा सही है। डी जो है सेल्सियस का, ठीक है, उष्मा की इकाई नहीं होता है। तो डी जो है वह सम्मिलित नहीं की चर्चा किया है, तो नहीं होगा। तो डी बिल्कुल मेरा सही ऑप्शन है। 10 है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपयुक्त दोनों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन किसकी मात्रक है? आंसर 10 का बी, ज्योति फ्लक्स का। 11 है भौतिक मात्रा, ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा, ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। तो भौतिक मात्रा, ज्योति की इकाई क्या है? 11 का सी, लक्स। 12 है पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो पास्कल किसकी इकाई मानी जाती है? तो पास्कल जो है वह दाब की है, ठीक है, पास्कल दाब की। 13 है कैंडला की मात्रा किसकी? ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाय या ज्योति तीव्रता। तो कैंडला जो है वह ज्योति तीव्रता की मात्रक है।
14 जूल निम्नलिखित की इकाई ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान की। तो जूल जो है वह ऊर्जा की मात्रा है। 15 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की थी? 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। तो एसआई यूनिट का जो पद्धति चली थी वह 1971 में स्टार्ट हुई थी। 16 हर्ट्ज, ठीक है, मापने की यूनिट है। तरंग दैर्ध्य, तरंगों की स्पर्शता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज किससे नापी जाती है? तो तरंग की आवृत्ति से। 17 है विद्युत मात्रा की इकाई है। क्या क्वेश्चन करा? विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर की, ओम की, वोल्ट की, तरंग की आवृत्ति। विद्युत मात्रा किससे नापी जाती है? तो एम्पियर। एम्पियर जो है वह विद्युत मात्रा की इकाई होती है। ए से। 18 है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, कूलम। तो डायोप्टर से एसआई यूनिट मापी जाती है। डायोप्टर मतलब जैसे लेंस का मतलब जैसे चश्मा वगैरह में, मिरर में हम लोग लगाते हैं, ठीक है, आई वगैरह में, तो वहाँ पे देखे होंगे लेंस को डायोप्टर की मापी जाती है। जैसे एक दर्जन को, केला को दर्जन से नापते हैं, उसी प्रकार हर चीज को नापने की एक सिस्टम होता है, पद्धति होती है, ठीक है, जिसको एसआई यूनिट कहते हैं। 19 है डिसिबल किससे नापने की प्रयोग में लाया जाता है? खून की, हेमोग्लोबिन की, पेशाब की, शक्कर की, वातावरण की, ध्वनि की, वायु की, कण की। तो डिसिबल जो वह ध्वनि की मात्रक है, ठीक है। ऑप्शन सी, ध्वनि मतलब जैसे कितना ध्वनि में आवाज है, क्या है, नहीं, कितना वेग से आता है, ये सारे चीज का काम जो है वो डिसिबल जैसे यंत्र से या मशीन से किए जाते हैं। 20 एम्पियर क्या नापने की इकाई? वोल्टेज, करेंट, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर किससे नापी जाती है? तो क्या काम है एम्पियर का, ये ध्यान रखेंगे। तो एम्पियर जो है वह करेंट है। करेंट को एम्पियर, 20 एम्पियर का सूची दीजिए, 10 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 3 एम्पियर का। तो एम्पियर जो है करंट की मात्रक है। 20 अंग प्रत्यास्थना, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? अंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक क्या है? डायन पर सेमी, बी है न्यूटन पर मीटर, सी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी है मीटर पर सेंटीमीटर, सॉरी सेकेंड, ठीक है। तो डायन अंग प्रत्यास्थता गुणांक किसकी मात्रक है? ये ध्यान रखेंगे। 21 का जो आंसर है वह सी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। 22 निम्नलिखित युग्मों से, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमेय, ठीक है, सूत्र नहीं है? विमीय सूत्र नहीं है। 22 कहता है निम्नलिखित में से युग्म, निम्नलिखित युग्मों में, अर्थात युग्म का मतलब होता है ग्रुप, ध्यान रखेंगे, ग्रुप में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का, आवेग एवं संवेग का, भार एवं बल का। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैच करना है। किस तरह से मिलाएंगे? आंसर 22 का ए, बल एवं दाब का। 23 एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किसे? उपयुक्त में से यहाँ कोई नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये खगोलीय इकाई से संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी से, ठीक है। सूर्य एवं पृथ्वी, ऐसे तो बहुत सारे डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है वह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी ही होगा। 24 है निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है? विकृति, संयता गुणांक, गैस नियतांक, फलांक नियतांक। देखिए साइंस में जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्लास करेंगे, तो साइंस की भाषा अलग होती है, उसमें पकड़ने में आसान होता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा जटिल है, ठीक है। आंसर जो है वह विकृति का होगा। विकृति जो है वह, ठीक है, यह राशि मानी जाती है। 25 निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और वेक्टर, तो दोनों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि, अदिश राशि, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन सदिश राशि एंड अदिश राशि, इसे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। तो संवेग, वेग, कोणीय वेग, उपयुक्त सभी,
तो यहाँ पे निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है। अब सदिश राशि की डिफिनेशन यदि आप जानते होंगे तो जाकर के क्लास से, नहीं जानते तो भी कर सकते। आंसर जो है वह डी, ठीक है, बिल्कुल सही है। डी जो है वह नहीं, अर्थात उपयुक्त में सभी, अर्थात सदिश राशि, ठीक है, नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। 26 है, अदिश राशि है ऊर्जा, बल, अघूर्णन, संवेग, उपयुक्त में सभी। अदिश राशि, अदिश राशि में दिशा और परिणाम केवल दो में एक ही चीज होता है, ठीक है, तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर 26 का जो है वह ऊर्जा वह किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, उसकी दिशा नहीं होता, परिणाम होता है पर दिशा नहीं होता, किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक है। आप ऊर्जा को आप कहीं भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में जा सकते इधर उधर कहीं भी, या एनर्जी को, तापमान को, तो जहां पर दौड़ाएंगे वहां पर ये दौड़ने के लिए चला जाएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि की चर्चा किया। 27 का ये संवेग। 20 निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? डी ऑप्शन, ठीक है, आयतन। 29 निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि क्या है? आंसर ये वेग। 30 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। कौन सा नहीं है? ठीक है, 30 का बी, द्रव्यमान। 31 का त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ। त्वरण मतलब होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। ए बराबर होता है यू भी माइनस यू बाय टी, बी है ए इक्वल टू यू प्लस भी इंटू टी, सी है ए बराबर ए इक्वल टू भी प्लस यू बाय टी, और डी है ए इक्वल टू भी प्लस यू बाय टू। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? आंसर बी। 32 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ में संवेग होता है, वेग होता है, अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? आंसर सी, द्रव्यमान। 33 फलांक के, ठीक है, फलांक के आधार में किसका याम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति का, ठीक है, कोणीय गति का, बल का। फलांक के आधार में किसका याम होता है? आंसर 33 का सी, कोणीय गति का। 34 एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर, ठीक है, दोलनों का आवर्त काल होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर, ठीक है, खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल होता है। क्या होता है? आंसर 34 का ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन, ठीक है, करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो घूर्णन गति पर गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर के बैठ जाता है, ऐसे चीज़ों को क्या बोला जाता है? 35 का ये, ठीक है, कम हो जाएगा। 36 अधिक किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाता है, गतिज ऊर्जा की दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है, या भार दुगना हो जाता है। तो अधिक किसी चलती हुई वस्तु की वेग को दुगना कर दिया जाता है तो क्या होता है? 36 का सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। 37 किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तनीय होता है या जबकि भार स्थिर रहता है। बी है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। सी है दोनों सत्य है, डी दोनों गलत है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? 37 का बी। 30 किसी भी स्थिर
या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाध्य बल सक्रिय न हो, यह क्या कहलाता है? 38 का ए, ठीक है, न्यूटन की गति के विषयम प्रथम, ये बिल्कुल सही आंसर। 39 का किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। बी बस के अनुक्रम अनुपाती होता है। सी बल के प्रभाव के स्वतंत्र होता है। डी शून्य होता है। तो किसी असंतुलन बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 40 न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या था? प्रतिक्रिया हमेशा एक ही वस्तु परक होनी चाहिए। बी भिन्न भिन्न होते हैं। सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर होनी चाहिए। डी एक परिसान बराबर होना चाहिए। परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं, किंतु उनका समान होना जरूरी है। तो 14 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जो वह हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही होनी चाहिए। यहाँ पे वस्तु होगा दोस्तों। 41 प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। रिएक्शन टू अपोजिट रिएक्शन, अर्थात न्यूटन का गति का विषयम का प्रथम नियम कर रहा है के बारे में चर्चा किया है, या न्यूटन की गति विषयम द्वितीय नियम कर रहा है। सी है न्यूटन के गति के विषयम तृतीय नियम। ये डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया किस लॉ को यहाँ पे दर्शा रहा है? आंसर सी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम के बारे में बता रहा है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। 42 है जल में तरंग न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में ठीक है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त सभी, अर्थात फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। किस नियम के कारण जल में हम लोग तैरते हैं या मछलियां तैरती है? आंसर 42 का सी, तृतीय नियम के कारण, थर्ड लॉ। 43 कोई पिंड जब तक विरामावस्था में बाह्य बल कोई नहीं करता, यह ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई कथन किसका है? 43 का न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज सिद्धांत का, गैलीलियो का। अर्थात पुनः सुनिए क्वेश्चन को, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में रहेगा, ठीक है, उस पर बाह्य बल मतलब बाहर से कोई बल कार्य नहीं करता, तब तक यही बना रहेगा, मतलब उसी अवस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई कथन, यह कथन किसकी है? किसने यह सिद्धांत दिया? यह लॉ जो है, यह सिस्टम है, नियम है, यह किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन घुमाने का तरीका को समझिए। यह न्यूटन ने दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ न्यूटन के कथन है। 44 है बल की परिभाषा आती है न्यूटन गति की पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, या यहाँ पे दिया हुआ गति। तो बल की परिभाषा आती है न्यूटन की किस नियम से? ठीक है, आंसर 44 का ए, गति के पहले नियम से। 45 किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं? अर्थात पिंड मतलब होता है जैसे अर्थ है, ऐसे बहुत सारे। तो किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा तथा एक असमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। उसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम। 46 न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन को पहले नियम को क्या कहते हैं? घूर्णन का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस नाम से दूसरे नाम से जाना जाता है? ये ध्यान रखेंगे। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम का अर्थात फर्स्ट लॉ को दो नाम से जाना जाता है। 47 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित वक्त से, सी है घोड़े द्वारा अपने पैरों में पृथ्वी आरोपित बल से, डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों के आरोपित बल से। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? आंसर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े
पैरों पर आरोपित बल के कारण। देखिए, जब पृथ्वी पर घोड़ा जो है से आगे एक पैर देता है, पीछे से फोर्स भी लगाता है, ठीक है, तभी वह गाड़ी जो है डिस्टेंस को कवर कर पाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चल पाती है। तो आप भी चलते हैं तो देखेंगे एक पंजा आगे से तो दूसरा पंजा पीछे जो होता है वह फोर्स करता है, बल को क्या करता है, पीछे धकलता है, तभी आप आगे मोशन कर पाते हैं, चल पाते हैं। 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, ठीक है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे आप देखे होंगे ट्रैवल करते हैं तो अब अचानक ब्रेक लगा देने पर सीट में बैठे हुए यात्री सबका सर जो है दूसरे सीट में टकरा जाता है या अगल बगल में टकरा जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लॉ काम कर रहा है, ठीक है, कौन सा लॉ काम करता है, ये ध्यान रखेंगे। 48 का बी ऑप्शन, न्यूटन का पहला नियम। 49 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे जाते हैं उस किस लॉ पर काम करता है या किस सिद्धांत पर काम करता है, किस सिस्टम से चलता है, न्यूटन का तृतीय नियम या प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक है, न्यूटन का या आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। तो रॉकेट का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो वह है, ठीक है, वह न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ पर काम करता है, न्यूटन से थर्ड लॉ पे एक काम करता है। 50, अश्वा आदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, ठीक है, अश्वा आदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? 50 का जड़वत अपूर्ण द्रव्यमान का संरक्षण नियम या विश्राम जड़वत गति की तीसरा नियम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दिया हूँ आप सभी लोग जरूर सॉल्व करेंगे। अच्छी बात है, विश्राम का जड़वत नियम के तहत, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है अश्वा आदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण बन जाता है। बिल्कुल, आप जैसे रुके हुए अचानक आपको कोई धक्का दे देगा तो आप गिर जाएंगे, उसी प्रकार मेरा जो बॉडी है, ठीक है, वह क्या कहता है, अश्वा मतलब घोड़े पर क्या होता है, अस्थिर रहता है, लेकिन घोड़ा वही अचानक चलना स्टार्ट कर देगा तो आप विपरीत दिशा में अर्थात बैक साइड में गिर जाएंगे। तो ये सिद्धांत कहता है। तो किसके सिद्धांत के तहत ये काम करता है? विश्राम का जड़वत, ठीक है, यहाँ पे जड़वत होगा, इसके सिद्धांत पर ये लॉ काम करता है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करा। थैंक यू, धन्यवाद।